जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आपका वेलकम है आपके प्यारे से चैनल न्यू लाइट प्रयास, जो सिंह सर के प्रयास से बनाया गया था सिर्फ एक ही विजन के लिए। अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। मिशन नीट 2026, आप जल्द से जल्द डॉक्टर बने। इसके लिए प्री होली आपका एफएसटी भी कराया गया है, जिसका डिस्कशन मैं करने जा रहा हूँ। उसके बाद रिस्पेक्टेड मिश्रा सर करेंगे। देखिए बच्चे, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। द फिगर शोज ए सिचुएशन वेयर द जॉ ऑफ वर्नियर्स आर टचिंग ईच अदर, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज 0.1 mm। देखिए क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि जो लीस्ट काउंट है, क्या है लीस्ट काउंट है, वो वर्नियर कैलिपर्स का, या इसी को हम, कई लोग इसी को वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग लीस्ट काउंट बोलते हैं। अब ये देखिए, ये आपका दे रखा है 0.1 mm। कितना दे रखा है? 0.1 mm। देखिए, हम अगर ऐसे क्वेश्चन है तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं कि अप्लाई करेंगे तो कभी गलत नहीं होगा। आप कोशिश ये करना कि आप मेन स्केल के जीरो को मान लेना ओरिजिन। मेन स्केल के जीरो को मान लेना ओरिजिन। मेन स्केल के जीरो को क्या मान लेना? ओरिजिन। अब इधर की तरफ जो भी होगा वो नेगेटिव है और इधर की तरफ पॉजिटिव, ऐसा कुछ होगा। अच्छा, ये नेगेटिव और पॉजिटिव बोलेंगे वर्नियर स्केल की बेसिस पे। वर्नियर स्केल जो होता है वो स्लाइडिंग स्केल होता है, यानी ये आगे और पीछे स्लाइड कर सकता है। तो इस तरीके से हम ध्यान से अगर इस डायग्राम को देखें तो देखिए, ये ऊपर की तरफ हमेशा मेन स्केल होती है। मेन स्केल के कहां है? लेफ्ट की तरफ। मेन स्केल के इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ हमें पता है कि क्या होगा? निगेटिव। यानी ये भी हमें क्लियर हो गया कि जो एरर है वो निगेटिव है। एरर कैसी है? निगेटिव। अगर एरर निगेटिव है, अगर एरर निगेटिव है तो इसका सीधा मतलब होता है कि करेक्शन जो होगा इसका पॉजिटिव होगा। चलिए, हम लोगों से सीधे सीधे उसने पूछा है कि जीरो एरर बता दो। कोई सिंपल क्वेश्चन है, सीधा सीधा क्वेश्चन है कि हमको पूछ रहा है कि जीरो एरर बता दीजिए। क्या बता दीजिए? जीरो एरर। अब इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं। एक तो माइनस की साइन, क्योंकि एरर अपना नेगेटिव है। फिर वर्नियर स्केल डिवीजन, हालांकि इधर है तो 10-5 करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 10-5, लेकिन आएगा 5 ही, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 5 इंटू एलसी। एलसी कितना होगा? 0.1 mm। देखिए ध्यान दीजिएगा, आंसर हम लोग mm में ला रहे हैं, तो ये कितना आ गया? -0.5 mm। इस तरीके से हम ध्यान से देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड ऑप्शन। इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारा सेकंड ऑप्शन है। बस हमें इसी चीज को याद रखना है कि रेफरेंस हम जो लेंगे, रेफरेंस जो लेंगे वो हम क्या लेंगे? ओरिजिन ऑफ, ओरिजिन यानी जीरो ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल ओरिजिन हम इसको लेते हैं। हालांकि ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन हमें इजीली करने का तरीका खोजना है और कुछ करना नहीं है वहां पे। ठीक है, हम आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आसान सा क्वेश्चन आसानी से खत्म हुआ। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन की क्या कहानी है। चलिए, अब मैं थोड़ा सा यहां आपको समझा रहा हूं ताकि पैनिक ना करें, आप आराम से समझें। देखिए भैया, अब इस क्वेश्चन पे है कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज 0.1 सेंटीमीटर। यानी वो आपको सीधे सीधे दे रखा है कि एमएसडी जो है, कौन? एमएसडी, मेन स्केल डिवीजन जो दे रखा है ये 0.1 mm है, सॉरी 0.1 सेंटीमीटर है। मोस्टली आंसर हमारा सेंटीमीटर में है, तो mm में बदलने की गलती नहीं करेंगे, हम आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे है द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल करिस्पॉन्ड टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। जो डिवीजन होता है वर्नियर स्केल का वो 9वें मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। अब देखिए, यहां से हमें सीधा सीधा क्लियर है कि अगर हम निकालना चाहें तो बहुत आसान है। देखिए, मैं आपके सामने कैलकुलेट कर दे रहा हूं इसको। देखिए, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 1 MSD, क्या दे रखा है? 1 MSD इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। देखिए 0.1 सेंटीमीटर दे रखा है और कह रहा है कि 9th डिवीजन जो है उससे 9वें से जाके ये कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है।
ठीक है। अब देखिए 9वां 10वें के ठीक सामने पड़ रहा है, चलिए उसकी टेंशन हमें नहीं लेनी है। यहां से हमें एक सीधी बात क्लियर हो गई कि 9 अगर 10वें से जा रहा है तो सीधा सीधा भैया हमें क्लियर है कि वहां पे जो हम लिखना चाहेंगे वो अपना लिस्ट काउंट जो है वो सीधे सीधे लिख सकते हैं। लिस्ट काउंट यहां से हम कैलकुलेट करेंगे तो यार लिस्ट काउंट अब हम सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 9वां 10वें के सामने पड़ रहा है। तो देखिए 9 MSD 9 MSD इक्वल टू 1 VSD, ऐसा कुछ, सॉरी 10 VSD है। 9 MSD इक्वल टू 10 VSD ठीक सामने पड़ रहा है 10वें के। अब देखिए यहां से अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो देखिए 1 VSD इक्वल टू आ जाएगा, 1 VSD इक्वल टू आ जाएगा आपका 9/10 MSD। हालांकि इतना पेपर में कैलकुलेट नहीं करना है, लिस्ट काउंट लिखना चाहेंगे तो आ जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, ये आपका सीधा सीधा लिख सकते हैं 1 MSD माइनस 9/10 MSD, ये आपका आ जाएगा 1/10 MSD। और इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा ये 1/10 इंटू 0.1, ये इसे लिख सकते हैं 0.1 इंटू 0.1, ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट की बात है, लेकिन हम लोग इतना कैलकुलेशन करेंगे नहीं, हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे ताकि आसानी से हो जाए। अब देखिए अब यहां पे बात करिए, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हम हमेशा कोइंसाइड जो होता है वो मेन स्केल का नहीं देखते, 1 ईयर स्केल का देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, एक कोइंसाइड कौन सा नंबर का कर गया भैया? 6 नंबर का। शायद दिख नहीं रहा है, मैं दिखा दे रहा हूं, ये 6 नंबर का, अब विजिबल होगा, हाँ 6 नंबर का है। अब ये 6 नंबर का है और देखिए ये इधर की तरफ है। पिछली बार 5 था तो 10 - 5 करते तब भी 5 आता। अब हमें लिखना पड़ेगा, अब भैया 0 इरर की बात करेंगे तो ये इरर अपना निगेटिव हो गया। 0 इरर कैसा हो गया? निगेटिव। 0 इरर कैसा हो गया? निगेटिव। अब 0 इरर मैंने लिखने की भी कोशिश की तो 0 इरर जो आएगा वो आ जाएगा आपका -10 - 6 इंटू लीस्ट काउंट, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -4 इंटू 0.01, यानी -0.04 सेंटीमीटर। डेटा याद रखिएगा, मैं सेंटीमीटर में जा रहा हूं। किस में जा रहा हूं? सेंटीमीटर में। मुझे लगता है कि यहां आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। ये एक चीज थी जो आसानी से क्लियर हो गई। अब भैया ये 9वां 10वां वो मेन की बात किया था ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भैया आगे देखते हैं। आगे वो हमसे कह रहा है कि द फिगर बिलो आंसर ऑफ रीडिंग, जब नो गैप की बात हुई है, ये अभी सारी कहानी किस पे है? नो गैप पे। पहला क्या है? नो गैप। अब उसके बाद उसमें ऑब्जेक्ट में हमने एक कुछ सामान रख दिया, स्फीयर रख दिया, सॉलिड स्फीयर। अब हम उसकी रीडिंग पूछ रहे हैं। अब वो जो रीडिंग देगा एक्चुअली वो डायामीटर की रीडिंग देगा। किसकी रीडिंग देगा? डायामीटर की। क्वेश्चन में अगर कभी उसने रेडियस पूछ लिया तो डायामीटर का जस्ट क्या कर देंगे? हाफ। अभी हमें जो भाई देखिए, अब इस दोनों जॉ के बीच में हमने स्फीयर रख दिया है तो स्फीयर का वो क्या मेजर कर सकता है? सीधा सीधा डायमीटर मेजर करेगा। अब भैया उसके बाद यहां पे देखिए रीडिंग, ध्यान से देखिएगा रीडिंग। ये रीडिंग आपकी जो आ रही है ये ऊपर मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग आ रही है 3.1 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 3.1 सेंटीमीटर। ये मेन स्केल रीडिंग है। क्या है? मेन स्केल रीडिंग है। यानी अब आंसर जो आएगा वो 3.1 से ज्यादा आना चाहिए क्योंकि एरर नेगेटिव है, उसने कम नापा होगा 3.1 से ज्यादा। अब भैया इसके बाद दूसरी बात पे गौर करना कि यहां पे आमने सामने 0 है, फिर आमने सामने पढ़ कौन रहा है? 1। कौन? अब कोइंसाइडिंग जो है वो VSD का क्या है? 1। तो यहां से अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो सीधे सीधे लिख सकता हूं कि MSR ये है। अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं रीडिंग। क्या लिख रहा हूं? रीडिंग। रीडिंग का फार्मूला होता है MSR मेन स्केल रीडिंग प्लस VSR वर्नियर स्केल रीडिंग, जो एक्चुअली होता है जो कोइंसाइड कर रहा है डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, माइनस, अब ध्यान दीजिएगा, -0 इरर विथ साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
जीरो एरर तो लेंगे लेकिन विथ साइन लेंगे, विथ साइन लेंगे, और जीरो करेक्शन होता तो यही पॉजिटिव ले लेते डायरेक्ट। तो MSR आपका आ रहा है 3.1 प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग जो कोइंसाइड कर रही है वो 1 है, 1 इंटू 0.01, क्योंकि VSR जो होता है क्या होता है, VSR जो होता है, VSR को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 ईयर स्केल रीडिंग इक्वल टू VSD जो कोइंसाइड कर रहा है इंटू लिस्ट काउंट, ये आएगा आपका। अब ये ध्यान में रखिएगा कि 10-6 करते हैं जब नेगेटिव होता है, पॉजिटिव में डायरेक्ट लिखते हैं। अब -0 एरर विथ क्या होगा, साइन, जीरो एरर विथ साइन अगर मुझे लिखना हुआ तो जीरो एरर विथ साइन कितना हो जाएगा, जीरो एरर विथ साइन ये आया है -0.04। अब इनको ऐड करिए, ये आ गया 3.1 प्लस 0.01 प्लस 0.04, यहां से वैल्यू आ गई 3.15। इस तरीके से हमारा ऑप्शन थर्ड हो गया। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड है। एक आसान सा क्वेश्चन था जिसको आसानी से हम लोगों ने कर लिया। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हो सकता है कि क्वेश्चन में आगे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी एक दो क्वेश्चन में मिल जाए, तो उसके लिए घबराने की जरूरत भी नहीं है। इन अ स्क्रू गेज पिच इज 1 mm, पिच कितना दे रखा है पहले ही आपको 1 mm, पिच 1 mm दे रखा है, और सर्कुलर डिवीजन जो है वो 100 है, क्या है 100। तो भैया अब इसमें थोड़ी सी मुझे जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन की, तो मैं लिख दे रहा हूं लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट दैट इज इक्वल टू पिच, पिच अपॉन नंबर ऑफ। अब देखिए नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन लेंगे जो आपको दे रखा है, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान हमें रखने की जरूरत है कि हमारा आंसर सेंटीमीटर में है कि मिलीमीटर में। पिच 1 है और ये कितना दे रखा है 100, यानी वैल्यू आ गई 0.01 mm, क्योंकि भैया ध्यान दीजिएगा ये mm में दे रखा है, गौर करिएगा इस बात पे, 0.01 mm दे रखा है, 1 mm है। आगे व्हेन नथिंग इज प्लेस्ड बिटवीन जाज, अभी उसके बीच में कुछ रखा ही नहीं है, यानी भैया जब कुछ रखा नहीं है और उस समय वर्नियर स्केल का, उस समय अगर उस समय हम सॉरी यहां पे वर्नियर स्केल की बात नहीं करेंगे, सर्कुलर स्केल की बात करेंगे। जो सर्कुलर स्केल है वो देखेंगे कि सर्कुलर स्केल के ठीक आमने सामने पड़ रहा है या नहीं। अब यहां पे जो जीरो है वो रेफरेंस लाइन के कहां है, नीचे है। और भैया जब यहां पे सर्कुलर स्केल की बात करते हैं तो यहां कहानी उल्टी हो जाती है। वाई एक्सिस को देखिया है, अगर ये हमारी रेफरेंस लाइन है, क्या है रेफरेंस लाइन, तो वाई में वाई एक्सिस पे उल्टा कर लेते हैं जब स्क्रू गेज की बात होती है। किसकी बात होती है, स्क्रू गेज की। तो भैया यहां पे देखो, यहां पे क्या यूज करोगे, माइनस, यहां पे क्या यूज करोगे, पॉजिटिव एरर, यहां पे कौन सा एरर, नेगेटिव एरर। अब देखिए ध्यान से देखेंगे तो कहां है, नीचे की तरफ है, कहां है, नीचे की तरफ। अब भैया इसके लिए अब देखिए ये बिलो दे रखा है, क्या दे रखा है, बिलो दे रखा है। और जब भी बिलो दे रखा है यानी रेफरेंस लाइन के नीचे है, यानी एरर पॉजिटिव है, वो घटाने वाली, यहां पे 100 से घटाने की जरूरत अब नहीं है, निगेटिव होता तब भले वो करते हम। अब देखिए भैया यहां पे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो अगला कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं जीरो एरर का। जीरो एरर जो है वो हमें सीधा सीधा दे रखा है कि जीरो एरर जो है वो पॉजिटिव है। कैसा है, पॉजिटिव है। अब जीरो एरर मैंने लिखने की भी कोशिश की तो मैं यही तो लिखूंगा पॉजिटिव। अब जो कोइंसाइड कर रहा हो, कोइंसाइड कौन सा डिवीजन कर रहा है, 13, कौन सा 13, तो हम क्या लिखेंगे 13 इंटू सेंटीमीटर, आंसर मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर में ही लेंगे, 0.01, ये आ गया आपका 0.13 mm। ये हमने एरर की बात कर ली, किसकी बात कर ली, एरर की बात कर ली। आगे देखिए भैया, आगे कह रहा है व्हेन ए वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द जाज टू लीनियर स्केल डिवीजन आर क्लियरली विजिबल व्हाइल 73। अब देखिए 73 वाला कोइंसाइड कर रहा है, आगे ये बहुत खास लाइन है, ये हमारे क्वेश्चन को एकदम खास बना दे रही है। देखिए ये वैल्यू जो है वो MSR की है, किसकी है, MSR की, क्योंकि वो कह रहा है कि दो लीनियर स्केल का डिवीजन सीधे सीधे दिख रहा है। मतलब क्या हमें दिख रहा है, MSR। अब MSR मुझे लिखना हुआ तो MSR के लिए मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। MSR मेरा आ गया, मेन स्केल रीडिंग क्या आ गया, 2 mm, 2 mm। अब आगे बढ़ते हैं, 70 डिवीजन जाके कोइंसाइड कर रहा है। अब देखिए वो आपसे खतरनाक चीज पूछ रहा है,
गलती आपसे थोड़ी सी भी हुई तो वो गलत हो जाओगे आप। भैया ये कह रहा है कि जो आपको दिखा है वो ऑब्जर्व वैल्यू पूछ रहा है, नॉट एक्चुअल रीडिंग, नॉट एक्चुअल रीडिंग, वो एक्चुअल रीडिंग नहीं पूछ रहा है, एक्चुअल रीडिंग, वो नॉट एक्चुअल रीडिंग पूछ रहा है, मतलब वो एरर के साथ जो हमें दिखाई दिया वो पूछ रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि बाद में एरर करेक्ट करके बताओ। यहां हल्का सा भी अगर लैंग्वेज में आप चूके तो हो गया। वो अगर ये पूछता है एक्यूरेट ऑब्जर्व्ड वैल्यू, तब हम आप एरर की कहानी जोड़ते हैं। अब यहां एरर की कहानी जोड़ने की जरूरत नहीं है। अब भैया यहां पे सीधे सीधे मैं ऑब्जर्व रीडिंग की बात कर रहा हूं, किसकी? ऑब्जर्व रीडिंग की। अब इसमें घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं सीधा सीधा लिखूंगा MSR प्लस CSR। अब यहां पे -0 एरर विथ साइन या +0 करेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो एक्चुअल रीडिंग पूछा होता तब हम लगाते एरर वाला हिस्सा। अब देखिए भैया मेन स्केल रीडिंग 2 mm है, प्लस कौन साइड कौन सा कर रहा है? 73 कर रहा है। कौन सा कर रहा है? 73। तो 73 इंटू 0.01 ये आ जाएगा 2.73 mm। सर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर यही क्वेश्चन में, मैं बार बार कर रहा हूं, ऑब्जर्व वैल्यू पूछा है, उसने एक्चुअल रीडिंग नहीं पूछी है, एक्चुअल रीडिंग पूछी होती तो इसको घटा देते, एक्चुअल रीडिंग पूछता तो ये 0.13 इससे घटा देते, 2.60 आता। तो अब यहां घबराने की जरूरत नहीं है भैया, सीधा सीधा 2.73 mm। अगर गलती से अगर आपने ये लिखा है 2.60 mm तब आपका आंसर गलत है, क्योंकि बात एक्चुअल रीडिंग की हुई नहीं है, करेक्ट वैल्यू की बात नहीं हुई है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन एंग मॉडुलस निकालना है ऑफ ए वायर ऑफ रेडियस 0.2। चलिए सर बहुत प्यारा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल एरर? फ्रैक्शनल एरर पूछा है वो भी परसेंटेज में, तो पहले फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे फिर परसेंटेज में डालेंगे। चलिए भैया यंग मॉडुलस का फार्मूला हम लोगों को बचपन से पता है, y इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, y इक्वल टू स्ट्रेस अपान स्ट्रेन। स्ट्रेस मतलब F/A। यहां पे मैं जानबूझ के डेल्टा एल न लेके L/कैपिटल L ले रहा हूं। डेल्टा एल लिखूंगा तो थोड़ा सा आपको फ्रैक्शनल लिखने में दिक्कत हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकती है, उससे बचने का तरीका मैं बता रहा हूं। अब देखिए ये हो जाएगा एफ हो जाएगा। अब यहां पे देखिए ए वाला हिस्सा जो है वो नीचे आ जाएगा, F/A है। कितना है? F/A है। अब देखिए हमें पता है कि अगर हम यंग मॉडुलस की बात कर रहे हैं तो उसका फार्मूला हमें पता है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन होता है, जहां पे स्ट्रेन डायमेंशन लेंस होता है, और स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि चेंज इन अपान ओरिजिनल इन डायमेंशन। अब देखिए इसके बाद मैं लिखना चाहूंगा तो यहां पे कैपिटल L होगा, यहां पे होगा स्मॉल l। अब यहां तक आपको कोई भी समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, किसकी बात हो रही है? वायर की। किसकी बात हो रही है? वायर की। और ये इलांगेशन की वजह से हो रहा है, यानी वेट काम कर रहा है। तो फोर्स की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? mg। फोर्स की जगह क्या लिखूंगा? mgl अपान पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल l। अब देखिए भैया एक अच्छे बच्चे की तरह हम लोग लिखते हैं डेल्टा वाई बाई वाई। डेल्टा वाई बाई वाई क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन यंग मॉडुलस। ये क्या है? फ्रैक्शनल चेंज इन यंग मॉडुलस। ये बराबर आएगा डेल्टा m/m प्लस जी। यहां पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट जब कोई वैल्यू हो तो हम उसमें एरर लेने की गलती नहीं करते। हाँ वो ये कहता कि जी वेरिएबल है तब ले सकते थे, जैसे टाइम पीरियड पूछता है तो वहां कहता है कि जी वेरिएबल है, कितना % एरर मिल सकती है। अभी जी में हमें कोई एरर मिलने वाली नहीं है, वो कांस्टेंट है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? डेल्टा L/L प्लस अगला 2 डेल्टा R/R प्लस डेल्टा L/L। अब देखिए यहां पे डेल्टा m/m की बात कर रहे हैं, तो देखिए डेल्टा m/m तो मास की बात करते हैं, तो मास 1 ग्राम है और इधर कितना है? 1 kg। चलिए दोनों डेटा हम kg में ही बदल लेते हैं। तो 1 ग्राम को हम लोग जरूरत पड़ने पे ऐसा लिख सकते हैं 10⁻³ अपान 1, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस डेल्टा L की बात कर रहे हैं लेंथ की, तो वायर ये दिया है आपको, लेंथ 1 मीटर है और 1 mm है।
1 mm को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 की पावर -3/1 प्लस आगे देखिए 2। डेल्टा आर की वैल्यू जो है वो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, डेल्टा आर कितना दे रखा है 0.2 और यहां 0.001, 0.001/2। अब इस पे थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा आप लोग। 0.1/0.2, हाँ 0.2 है ये, 0.2 प्लस अगला जो इलॉन्गेशन हुआ है, इलॉन्गेशन जो हुआ है वो ध्यान से देखिए 0.5, 0.001, 0.001/0.5। अब छोटा सा कैलकुलेशन है जिसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसे चलिए भैया हम लिख दे रहे हैं अपनी मर्जी से 0.001 प्लस 0.001 प्लस, अब ये 2 है इंटू क्या आएगा 0.05, सॉरी 0.012, इसको कैंसिल करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.005 प्लस ये अगर इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0.002, ये कुछ वैल्यू ऐसी आएगी। अब इन तीनों को अगर मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो ये 1 हो जाएगा, ये वैल्यू इधर 0.01 हो जाएगा, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.01 प्लस 0.004, ये वैल्यू आ गई 0.14, 0.014 ऐसा कुछ आया। ये भैया डेल्टा y बाई वाई है, इसे हम बोल सकते हैं फ्रैक्शनल, क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शनल बोल सकते हैं या रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर, इसे हम क्या बोल सकते हैं फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर। अब भैया आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो परसेंटेज एरर लिखना हुआ तो हमें पता है कि सीधे सीधे रिलेटिव एरर में कितने का मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 का, रिलेटिव एरर इंटू 100 यानी डेल्टा वाई बाई वाई इंटू 100, यानी प्रभु ये आ गया आपका 0.014 इंटू 100, 2 डेसिमल शिफ्ट कराएगा ये, तो ये आ जाएगा 1.4%। एक अच्छा क्वेश्चन था बच्चे न्यूमेरिकल के दृष्टि से, जिसको आसानी से किया जा सकता था। ये देखिए आइए, ये कौन सा आंसर हो गया 1.4, हल्का सा भी चूके तो एक ऑप्शन और तैयार बैठा है भैया आपके लिए, इसलिए कैलकुलेशन मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। चलिए आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, तो यहाँ पे पता है हमें कि h इक्वल टू क्या होता है 2t cos थीटा बाई r रो g इफेक्टिव। यहाँ देखिए g इफेक्टिव सेटेलाइट के अंदर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, तो h इक्वल टू क्या आ गया इनफाइनाइट, क्या आ गया इनफाइनाइट। लेकिन अब एक छोटी सी समस्या है कि फिजिकल कांस्टेंट देखेंगे, इसमें कुछ बाध्यता है, क्योंकि भैया जरूरी तो नहीं है ना कि हमारी जो कैपिलरी है वो कहाँ तक फैली हो इनफाइनाइट तक। तो भैया इन रियलिटी अगर हम सिर्फ सच्चाई की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं सच्चाई की, तो वाटर कैन नॉट राइज अप टू इन्फिनिटी। ये जरूरी नहीं है कि कहां तक हो इन्फिनिटी तक, इट विल राइज until it reaches to one end of tube। भैया ये ध्यान में रखना कि ये जो 10 सेंटीमीटर एक्चुअली दिया है ना, वो कैपिलरी की लेंथ नहीं है, कैपिलरी में जो वाटर है वो राइज कर रहा था सरफेस टेंशन में, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। कौन सा ऑप्शन होगा 4th, फुल लेंथ ऑफ कैपिलरी। 2 sphere metals are falling through a liquid of density 2 into 10 की पावर 3 kg per meter cube with the same uniform speed. The material density of sphere 1 and sphere 2 are इतना है, रेशियो ऑफ देयर रेडियाई पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है हमसे, रेडियस ऑफ। अब देखो यहां पे सीधा सीधा टर्मिनल वेलोसिटी का काम हो जाएगा 2/n रो माइनस सिग्मा r² g।
ऐसा कुछ हम लोग लिखते हैं। ये टर्मिनल वेलोसिटी के लिए रिलेशन हम लोग लिखते हैं, बाकी सारी चीजें तो अपने लिए सेम है। यहां पे खेल सिर्फ किसका किसका हो रहा है, क्योंकि वो पहले ही बोल रखा है कि यूनिफॉर्म स्पीड से गिर रहे हैं, यानी टर्मिनल वेलोसिटी इनकी क्या है, सेम है। इनकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, सेम है भैया। तो अब यहां से मैं लिखना चाहूं तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि देखो, अब यहां से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो भैया देखो कांस्टेंट क्या है, आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा जी क्या है, कांस्टेंट है। ये हिस्सा हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अब यहां से मैं लिखना चाहूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं R1 का स्क्वायर रो 1 माइनस सिग्मा। अब जी को भी भूल जाओ, जी की भी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये बराबर किसके आ जाएगा, R2 का स्क्वायर रो 2 माइनस सिग्मा, ऐसा कुछ लिखेंगे। अब यहां से R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रो 2 माइनस सिग्मा अपान रो 1 माइनस सिग्मा। और ये स्क्वायर है तो इधर हम रूट में लिखेंगे तो R1 बाई R2 आपका रूट में आ जाएगा। रो 2 की वैल्यू कितनी है भैया, ध्यान से देखो, पहले 11 और 2 है, 11 और 2 है, और वो आपको दे रखा है कि स्फीयर का कितना दे रखा है, 2। तो सीधा सीधा हम लोग कर देंगे 11 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 3 अपान 8 माइनस 2 इंटू 10 की पावर 3, ये कैंसिल हो जाएगा, सीधे सीधे वैल्यू आ जाएगी आपकी 9/6, यानी वैल्यू आ गई रूट में 3/2। कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। थोड़ा सा भी स्लिप किया तो ये क्वेश्चन चला जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि हमें यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन होगा बच्चे, वरना ये क्वेश्चन होने वाला नहीं है। हालांकि एक इजी क्वेश्चन था जिसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। If L1 and L2 are length of air column for first and second resonance, फर्स्ट और सेकंड के रेजोनेंस की बात हो रही है तो मैं लिख दे रहा हूं फॉर ए ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड। अगर एक ट्यूब है जिसका एक एंड क्लोज्ड है, एक एंड क्या है, तो क्या होगा, अब यहां पे अगर ट्यूब क्लोज हो गई है तो भैया रेजोनेंस होगा, क्या होगा, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस अकर्स। मैं थ्योरी हल्की सी बता दे रहा हूं, न्यूमेरिकल मैं डायरेक्ट करूंगा। व्हेन द इफेक्टिव लेंथ, व्हेन द इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ में एक बात को और ध्यान में रखना है भैया कि डायरेक्ट एक्चुअल लेंथ तो लेना ही लेना है, साथ में इफेक्टिव लेंथ के लिए और क्या लोगे, एक्चुअल लेंथ प्लस एक वर्ड और यूज होगा, इंड करेक्शन को भी हम इन्वॉल्व करेंगे। किसको इन्वॉल्व करेंगे, इंड करेक्शन को भी इन्वॉल्व करेंगे। इंड करेक्शन इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ, देखिए भैया ये ध्यान दीजिएगा कि क्या लिख रहे हो, ऑड मल्टीपल, क्या लिख रहे हो, ऑड मल्टीपल ऑफ क्वार्टर वेवलेंथ। किसका, क्वार्टर वेवलेंथ। क्वार्टर वेवलेंथ का सीधा मतलब भैया λ/4। अब ये थ्योरी थी जो हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद तो हम लोग डेरिवेशन, अब देखिए हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम फर्स्ट रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, किसकी, फर्स्ट रेजोनेंस की। फर्स्ट रेजोनेंस की बात अगर होगी तो देखिए फर्स्ट रेजोनेंस जो मिलेगा वो एक्चुअल लेंथ तो होगी होगी L1 + E, ये बराबर आ जाएगा λ/4 के। अब सेकेंड रेजोनेंस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सेकेंड रेजोनेंस देख रहे हैं। तो अब लेंथ क्या हो जाएगी, L2 + E। अब ये अगला ऑड मल्टीपल ये होगा, तो यहां से अगर मुझे लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा, L2 + E अपान L1 + E, ये बराबर आ जाएगा 3λ/4 अपान λ/4, ये कैंसिल हो गया, डायरेक्ट वैल्यू आ गई 3। तो भैया यहां से L2 + E अपान L1 + E, ये वैल्यू आ गई 3।
यहाँ से लिख सकते हैं L2 प्लस ई इक्वल टू 3L1 प्लस 3E, L2 माइनस 3L1 इक्वल टू 2E, या उसे इंड करेक्शन आ गया आपका L2 माइनस 3L1 बाई 2। भाई मिला लीजिए प्रभु, कौन सा आंसर मिल रहा है? L2 माइनस 3L1 बाई 2। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन। एक आसान सा क्वेश्चन था जिसको आसानी से हम कर सकते थे। हालांकि इसके पीछे की थ्योरी हमें पता होनी चाहिए कि अगर ट्यूब क्लोज है एक इंड पे तो रेजोनेंस तभी होगा जब इफेक्टिव लेंथ यानी एक्चुअल लेंथ प्लस इंड करेक्शन जो होगा वो क्या हो? ऑड मल्टीपल हो किसका? वेवलेंथ का। आगे भैया बढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है कि एक कॉपर बॉल है 100 ग्राम का, इज at temperature T. It is dropped in a copper calorimeter of mass 100 gram filled with 170 gram of water at room temperature. रूम टेम्परेचर आपको 30 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो भैया सीधा सीधा करो, सीधा सीधा कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं। भैया प्रिंसिपल इस पे लगा दो, हीट लॉस बाई हॉट बॉडी, हीट लॉस बाई हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाई कूल बॉडी। ये ऐसी कहानी है। अब देखिए शुरुआत में अगर हम लोग, विजिबल है ना? विजिबल है। इसके बाद देखिए मास 100 ग्राम दे रखा है, तो सबसे पहले कॉपर की बात कर लेते हैं, कॉपर बॉल की। क्यू लास्ट किसके द्वारा? बाई कॉपर बॉल। ये भैया सीधे सीधे मास लोगे, मास आपका 100 है, ग्राम में ले रहे हो तो आंसर कैलोरी में आएगा। किलोग्राम में बदलोगे तो किलो कैलोरी में, हम लोग कैलोरी में निकाल लेते हैं, अपने को कोई समस्या है ही नहीं। तो अब देखो ये डायरेक्ट आ जाएगा 100। कितना आ जाएगा? 100 इनटू एमएस कॉपर का कितना है? 0.1 इनटू, अगला देखिए रूम टेम्परेचर कितना है आपको? 30 दे रखा है। कितना? 30, और पहले क्या था? T। तो ये T से कितना हुआ होगा? घटा होगा, यानी T माइनस कितना टेम्परेचर पे आया है? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम फाउंड टू बी 75 पाया जा रहा है। ये कितना क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये T माइनस क्या होगा? 75। अब इसको सॉल्व करिए भैया, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 0.1, ये आ गया 10, ये आ गया T माइनस 75। ये सीधे सीधे क्यों लॉस्ट है? किसके द्वारा? कॉपर बॉल के द्वारा। अब बाकी का हीट वही एब्जॉर्ब करेंगे। कौन कौन करेगा? एक अपना डिवाइस करेगा, दूसरा कौन करेगा? एक तो डिवाइस कर लेगा, दूसरा कौन करेगा? 170 ग्राम ऑफ वाटर। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। तो भैया देखिए अब हीट गेन की बात हो रही है। किसकी हो रही है? कि हीट गेन कितना हुआ। अब हीट गेन करने में दो होंगे, एक डिवाइस इन्वॉल्व होगा, दूसरा क्या होगा? वाटर। भैया हीट गेन अब मुझे लिखना हुआ, तो हीट गेन के लिए मैं वही पुराना तरीका भैया, मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। चाहते तो इस हिस्से को हम वाटर इक्विवेलेंट से भी कर सकते थे, लेकिन मैं कैलकुलेशन को कम करना चाह रहा हूं इसलिए ऐसा कर रहा हूं। प्लस मास ऑफ डिवाइस ले रहे हैं, कैलोरीमीटर का ले रहे हैं या डिवाइस का ले रहे हैं, इनटू, अब कॉपर बॉल नहीं है ये भैया डिवाइस की बात कर रहे हो, कंटेनर की, डिवाइस कंटेनर की बात हो रही है, इनटू स्पेसिफिक हीट कॉपर का। भैया ये तो स्पेसिफिक हीट कॉपर का दोनों ही कंडीशन में सेम होगा, चाहे वो डिवाइस का कंटेनर का हो चाहे वो बॉल का हो, दोनों का क्या होगा? सेम होगा। इनटू अब देखो चेंज इन टेम्परेचर। देखो भैया रूम टेम्परेचर पे वो रहा होगा 30, हुआ कितना? 75, यानी चेंज कितने का हुआ? सीधे सीधे लिख लो 75 माइनस 30। अब भैया वैल्यू रखो, मास ऑफ वाटर 170 दिया है, इनटू मास ऑफ वाटर आपको कितना दे रखा है? 170, इनटू वाटर का रखेंगे स्पेसिफिक हीट तो 1, प्लस
कॉपर का कितना, कंटेनर की बात हो रही है डिवाइस की, उसका कितना दे रखा है 100 ग्राम, तो 100 इंटू 0.1 इंटू ये कितना आ रहा है 45। अब इधर से देखिए तो ये आ गया 170 प्लस 10 इंटू 45, इधर ये आ गया 180 इंटू 45। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 90 इंटू 90। भाई 180 से 2 के इधर ला के इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, अब ये कैलकुलेशन आसान हो गया 1800। तो भैया सीधा सीधा जितना हीट लॉस्ट हुआ होगा उतना ही क्या होगा, गेन होगा, जितना लॉस्ट हुआ होगा उतना ही गेन होगा। लॉस्ट कितना हुआ है भैया 10 T माइनस 75, गेन कितना है, गेन कितना है भैया 1800, जीरो से जीरो गयो काम से, तो T माइनस 45 इक्वल टू सॉरी T माइनस 75, T माइनस 75 इक्वल टू 810। यहाँ से हम लिख सकते हैं T इक्वल टू 810 प्लस 75 यानी 885 डिग्री सेल्सियस। सर देखिए कौन सा आंसर है, कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ। एक इजी क्वेश्चन था, हल्का सा आपसे कॉन्सेप्ट मांग रहा था, और इतना क्वेश्चन बच्चे हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सरल मीटर ब्रिज परिपथ में दोनों गैप में क्रमशः P और Q कुंडलियां जुड़ी हुई हैं, यानी दो गैप्स हैं, कॉइल P और Q है। बैलेंस जो है वो वायर का 40 है P एंड से, और संटिंग पे, अच्छा क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है, देखो भैया इधर है 50 Q के साथ दिखा दे रहा हूं, यहां थोड़ा सा हिस्सा छोटा हो गया है। संट कर रहे हैं जब Q को तो ये 10 सेंटीमीटर मूव कर जा रहा है। अब एक बात को गौर करना, जब हम संट करेंगे, क्या करेंगे, संट करेंगे, तो भैया सीधी बात है कि उसका रेजिस्टेंस घटेगा। तो अब जो शिफ्टिंग होगी, अब भैया एक बात और बता दूं कि जब हम यहाँ पे लिखते हैं रेशियो, जो रेशियो लिखते हैं रेजिस्टेंस का, वो सीधा प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेकिन ये तभी वैलिड है जब वो उसकी डेंसिटी यानी वो उसका मटेरियल क्या हो सेम, और रो क्या हो सेम हो, रो सेम हो, डेंसिटी सेम हो, और इसके बाद वो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या हो सेम, तब लगाते हैं हम लोग। तो वही कहानी है यहाँ पे P और Q की। P और Q हैविंग स्मॉलर रेजिस्टेंस, क्या है इनके पास, स्मॉलर रेजिस्टेंस है। अब देखिए भैया P एंड Q, अब चलिए भैया बढ़ जाइए इस पे। अब देखिए अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो ये कह रहा है कि 40 पे एक इंड से, 40 पे एक इंड से, ये देखिए मैं यहां कह रहा हूं ये 40 है, कितना है 40 सेंटीमीटर है, और ये भैया पिंड से, कहां से, पिंड है। इधर बात कर लेते हैं क्यू इंड, भैया जिसका सीधा सीधा रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के, यानी हम लोग लिख सकते हैं P/40। अब P/40 क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये एक मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज का मतलब लेंथ 100 सेंटीमीटर है, जिसमें P वाला हिस्सा 40 सेंटीमीटर को अपने साथ रख लिया है। तो Q वाला कितने को रखेगा, बचा हुआ क्या होगा 60, क्योंकि ये मीटर ब्रिज अगर आपने बोला है तो इसकी लेंथ 1 मीटर होगी, 1 मीटर बोला जाए तो 100 सेंटीमीटर, प्रभु कितना होगा 100 सेंटीमीटर। अब यहां से मैं P लिखना भी चाहूं तो ये आ जाएगा 40/60 इंटू Q, यानी ये सीधा सीधा आ गया 2/3Q, क्या आ गया 2/3Q। अब भैया आगे ध्यान दो, अब यहां पे ध्यान देना है कि अब हम एक वायर उसके पैरेलल में लगा रहे हैं, जिसके भी पैरेलल में वायर लगेगा उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा, उसका रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब भैया मान लो कि अगर 40 ओम का वायर होता, मैं उसमें 60 ओम का वायर पैरेलल में लगा दूं, तो जो भी वैल्यू आएगी वो 40 से भी कम होगी, 60 से भी कम होगी, होगी कि नहीं। तो ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए, वरना गलती हो जाएगी बालक। अब आगे वो कह रहा है कि जब हम Q पे संटिंग कर दे रहे हैं, क्या कर देना है संटिंग, वो भी कितने का, देखिए हमने P को तो वैसे ही रहने दिया, Q पे हमने क्या कर दी संटिंग, कितने ओम की 50 ओम की Q पे, P को हमने वैसे ही रहने दिया।
कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। अब देखिए भैया, इधर की तरफ रेजिस्टेंस कम हुआ, तो अब जो जॉकी है उसका जो ठीक है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा वो उधर की तरफ मिलेगा। भाई हमें तो पता है ना कि लेंथ जो होगी वो जॉकी का जो नल डिफ्लेक्शन के लिए मिलेगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि किधर रेजिस्टेंस ज्यादा है, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है लेंथ के। यानी अब ये जो 40 पे था ये 10 इधर की तरफ शिफ्ट कर गया, क्यू की तरफ शिफ्टेड 10 सेंटीमीटर टूवर्ड्स क्यू, टूवर्ड्स क्यू। अब ये जो नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट था वो होना यहां चाहिए था 40 पे, वो चला गया कितने पे, 50 पे होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा, अगर इसका पी का रेजिस्टेंस घटा होता ना तब पी की तरफ धस जाता, यही सोचना था इस क्वेश्चन में, इससे ज्यादा कुछ सोचने लायक था नहीं क्वेश्चन में बच्चे। अब देखो हम लोग सीधे लिख रहे हैं P/50 इक्वल टू Q। अब जो रेजिस्टेंस भैया पैरेलल में इन दोनों का अगर मैं दिखाना भी चाहूं तो आप देखिए, एक तरफ 50 एक तरफ Q, दोनों मस्ती कर रहे हैं, ये 50 इधर Q, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो डायरेक्ट लिखो R पैरेलल आ जाएगा 50 इंटू Q अपान 50 प्लस Q। इसे बड़े प्यार से 50Q अपान 50 प्लस Q लिख सकते हैं, आसान चीज थी, सीधा सीधा। P/50 ये बराबर किसके आ जाएगा, Q इंटू 50 अपान Q प्लस 50/50। देखिए सर 50 से 50 कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा क्या, P इक्वल टू 50Q अपान 50 प्लस Q, ये कुछ ऐसा बच रहा है। अब गौर करिएगा, हमें P की वैल्यू ऑलरेडी पता है, P की वैल्यू कितनी है 2/3Q इक्वल टू 50Q/50 प्लस Q। भैया Q से Q को खा जाओ, इधर लाओ, तो ये कितना आ जाएगा 100, कितना 100 इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, सीधा सीधा इधर 100 प्लस 2Q इक्वल टू 50 इंटू 3, यानी यहां से आ जाएगा आपका 100 प्लस 2Q इक्वल टू 150, तो 2Q इक्वल टू आ गया आपका 150 माइनस 100, तो यहां से 2Q इक्वल टू आ गया 50, तो Q की वैल्यू आ गई आपके पास 50/2 यानी 25 ओम। कितना 25 ओम। एक फैक्टर पे हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ 25 ओम। अब देखो यहीं पे कहानी खत्म थी, Q किसकी वैल्यू निकाली है हम लोगों ने, Q किसकी वैल्यू निकाली है 25। देखो अब यहीं से ऑप्शन सेकंड हो चुका था, आगे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हालांकि हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब देखो भैया सीधे सीधे वैल्यू रख लो ना, अब तो हमें पता है P इक्वल टू कितना होता है 2/3 इंटू Q, यानी 2/3 इंटू 25, ये कितना आ गया 50/3 ओम। कौन सा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको थोड़ा सा सेंसिटिव होके किया जा सकता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये थोड़ा सा आपको बस ध्यान में रखना था। अब ये क्वेश्चन बच्चा, जितने क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन, आराम से हो जाएगा। देखो भैया R इक्वल टू होता है V/I, लेकिन एक्चुअली ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता है भैया, अब देखो चाहे V को बढ़ा दो चाहे I को घटा दो, R की सेहत पे कोई फर्क पड़ना नहीं है। ओम्स लॉ में, ओम्स लॉ में कोई फर्क पड़ना नहीं है। अब भैया R तीनों का अलग अलग है, R तीनों का क्या है, अलग अलग। अब सीधे याद रखो भैया, जो V के पास होगा, जो V के पास होगा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसका स्लोप ज्यादा, स्लोप अगर ज्यादा है तो इसका सीधा मतलब है कि ये इंप्लाइज कर रहा है कि रेजिस्टेंस इसका क्या है, ज्यादा है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। या आप सीधे सीधे रखो, ऐसे क्वेश्चन में याद रखो जो V के पास उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस R3 का होगा, फिर R2 का होगा और सबसे कम R1 का होगा। यहां से भैया अगर हम सीधा सीधा देखने की कोशिश करें तो हमारे सामने क्या ऑप्शन मिल रहा है, हाँ थर्ड ऑप्शन। कौन सा, थर्ड ऑप्शन।
पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं जहां 4 नंबर उठाना बहुत ही आसान होता है बच्चे, बिना कुछ सोचे। अब आइए, 100 ओम प्रतिरोध का एक गैल्वेनोमीटर है, कन्वर्ट किया जा रहा है एमीटर में। किसमें? एमीटर में। गैल्वेनोमीटर सो फुल डिफ्लेक्शन, इस पे दिखा रहा है मिनिमम करंट इन द सर्किट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ऐसे क्वेश्चन में भैया ना बहुत सिंपल सा फार्मूला लगता है। क्या लगता है? बहुत सिंपल सा फार्मूला, I इक्वल टू जी प्लस एस इंटू आई जी। जी यहां क्या है? रेजिस्टेंस है किसका? गैल्वेनोमीटर का। एस क्या है? जो संट किया है आपने उसका है, अपान आई जी है। बाई क्या लिखते हो? सीधे सीधे संट। एक छोटा सा फार्मूला और ऐसा क्वेश्चन फिनिश। अब आई निकालना है हमें, ठीक है, कि कितना चाहिए। तो भैया आई इसमें आपका निकल आएगा कि मिनिमम करंट इन द सर्किट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। जी की वैल्यू देखिए कितना दे रखा है? 100। कितना? 100 प्लस एस की वैल्यू 0.1 इंटू आई जी। आई जी 100 माइक्रो। अब देखो भैया यहां पे आई जी आपको दे रखा है कितना? 100 इंटू माइक्रो। ये ऐसे लिख सकते हो 100 इंटू 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 में अभी मत बदलो, पहले इसी में बदल लो, -6। ये आ जाएगा 10 की पावर -4 एम्पियर। अब इस 10 की पावर -4 को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये काम आने वाला है। 10 की पावर -4 अपान 0.1 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 10 की पावर -1। ये ऊपर आ गया तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 100.1 इंटू 10 की पावर -4 प्लस 1, यानी कितना आ गया? 100.1 इंटू 10 की पावर -3, यानी कितना आ गया? 100.1 मिली एम्पियर। ये आपका कौन सा ऑप्शन आ गया? सीधे सीधे सेकेंड ऑप्शन। एक आसान सा क्वेश्चन था जिसको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बच्चे, और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को हम फार्मूले बेसिस पे ही करेंगे, ज्यादा उलझाएंगे नहीं क्वेश्चन को। अब देखो भैया ये क्वेश्चन ना, अब देखो ये दे रखा है, अब यहां थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। अगर हम सोचेंगे नहीं तो क्वेश्चन स्लिप कर जाएगा। कि एक मिरर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मिरर की। अब भैया देखो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है, इसलिए मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि ये देखिए यहां पे 45 है। क्या है? 45 का सीधा मतलब V बराबर U रख सकते हैं। देखो बच्चे अगर इसको प्रॉपरली मैं ग्राफ से बनाऊं तो काफी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, रे डायग्राम पूरा इन्वॉल्व करना पड़ेगा, और हमें क्वेश्चन तब अब हम उस स्टेज पे हैं जहां हमें सीधे क्वेश्चन 30 से 35 सेकंड में करना है। तो V इक्वल टू क्या आ गया? इधर आ गया। तो अब यहां हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहां से डायरेक्ट हम लिख देंगे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/v, ये आ जाएगा 2/v। इसे अब हम ऐसे लिख सकते हैं v इक्वल टू 2f। v इक्वल टू 2f। अब भैया आगे है कि वैल्यू ऑफ v जो है 2f है, कहां पे? पॉइंट P पे, लेकिन वो कह रहा है एबव द पॉइंट P। किसकी बात कर रहा है? एबव द पॉइंट P की कर रहा है। हम लोगों ने इसकी ये बात किस पे की है? फॉर पॉइंट P। किसके लिए? पॉइंट P। अब वो पॉइंट P के एबव जैसे ही जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? लार्जर देन 2f। ये कहां पे है? पॉइंट P पे। पॉइंट P के एबव जाएंगे तो भैया 2f से वैल्यू बढ़ेगी, यानी सीधा सीधा क्या होगा? लार्जर देन 2f। अब इस पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब इसका मतलब फॉर एबव P, फॉर एबव ऑफ P, V ग्रेटर देन होगा, V ग्रेटर देन होगा किससे? 2f से। कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं। An object is placed 25 cm from the surface of a convex mirror and plane mirror is set so that image formed by two mirror lies adjacent to each other in plane, no parallax। अब भैया एक बात पे गौर करना इस पे कि थोड़ा सा भी चूके तो क्वेश्चन चला जाएगा। अब प्लेन मिरर का पहले खासियत यूज करो। किसकी खासियत यूज करो? प्लेन मिरर की। तो अगर ऑब्जेक्ट 20 पे है तो सीधी बात है कि इमेज जो होगा इस मिरर से कहां पे बनेगा? 20 पे।
इस मिरर से कहाँ पे बनेगा, 20 पे। भाई प्लेन मिरर की खासियत, जैसे मैं प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूं 10 मीटर दूरी पे, तो मेरी इमेज वो पीछे की तरफ बनाएगा, मिरर के पीछे बनेगा। कितनी दूरी पे, 10। तो यहां ऑब्जेक्ट मिरर से 20 मीटर आगे है, सॉरी 20 सेंटीमीटर, तो इसका इमेज कहां बनेगा, 20 सेंटीमीटर पीछे। तो यहां पे भैया हमारा क्या आ जाएगा, 20 पीछे जाएगा, तो ये वहां से 40 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया, 40 सेंटीमीटर। लेकिन ये किसकी कहानी है, इमेज की। किसकी, इमेज की। एक बात और गौर करिएगा, ये जो अपना मिरर है, मिरर ये 20 ये 25, तो ये बची हुई दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये दूरी बची हुई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यानी मेरे को v लिखना हुआ तो ये आ जाएगा 40 माइनस 25, यानी v इक्वल टू +15। +15 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि वर्चुअल इमेज। क्या लिख सकते हैं, वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज वो भी कहाँ, बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज की बात हो रही है, वो भी कहाँ, बिहाइंड द मिरर। अब इस पे अगर हम लोग लिखना चाहें, अब देखो दूसरी चीज, u की वैल्यू अपने को पता है कि u की वैल्यू हमेशा निगेटिव लेते हो, तो u की वैल्यू कितनी होगी, -25 सेंटीमीटर। -25 सेंटीमीटर। इस बात पे पूरा गौर करिएगा, क्योंकि रेज इधर की तरफ से आएगा, उधर हम इंसिडेंट की तरफ क्या लेते हैं, नेगेटिव, और उसके अपोजिट जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये आसान सा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए यहां लिख सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, वैल्यू रखिए। 1/f इक्वल टू आ जाएगा 1/v। 1/v का मतलब हो गया, v आपका 15 आ रहा है, तो 1/15 माइनस 1/25, ये इधर की तरफ ले जाइए, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 15 का 75 ले लो, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3/75, यानी आ गया 2/75। कितना आ गया, 2/75। हाँ 5 इधर -3, सही है। तो अब भैया यहाँ से आ गया 2f इक्वल टू 75, यही वैल्यू किसकी होती है, r की, क्योंकि पता है हमें r इक्वल टू क्या होता है, 2f, यही वैल्यू किसकी हो जाएगी, 75 सेंटीमीटर की। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें कैलकुलेशन बहुत कम थी। अब मैं फिर से बता दे रहा हूं भैया, जिधर ऑब्जेक्ट है, पहले ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बना रहा है भैया, खुद से 20 सेंटीमीटर पीछे, यानी 40 पे ले जाके बनाएगा, और इन दोनों मिरर के बीच की दूरी 5 है, तो बचा हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी इमेज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 15। और जो ये मिरर है इससे ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी हो जाएगी, 25। यू क्या लोगे, हमेशा माइनस में लेते हो, ये कैलकुलेशन हमारे सामने निकल के आया। चलिए क्वेश्चन नंबर। अब बच्चे ये क्वेश्चन अगर आए तो खुश हो जाना कि नहीं सर, एग्जामिनर हमारे ऊपर बहुत खुश था, वो सीधा सीधा चाह रहा था कि हम लोग आंसर बता दें। अब इस क्वेश्चन में बच्चे एक थ्योरी का क्वेश्चन है जिसको हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे से नहीं हैंडल करना है। अब भैया इसका आंसर सीधे सीधे होता है वर्नियर स्केल। क्या होता है, वर्नियर स्केल प्रोवाइडेड ऑन द माइक्रोस्कोप। अगर कभी भी ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप दे रखा है, क्या दे रखा है, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप, क्या कहानी दे रखी है ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की, तो भैया ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप क्या दे रखा है, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। किसकी कहानी की बात हो रही है, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप की। अब इसमें भैया सीधे सीधे लिख सकते हैं, यूज टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस। यूज टू मेजर वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये बहुत कम डिस्टेंस को नापने के लिए यूज होता है, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। भैया देखिए स्क्रू गेज तो हम यूज करेंगे नहीं, और लेबोरेटरी स्केल भी यूज नहीं करते, मीटर स्केल बहुत परफेक्ट रीडिंग नहीं देगा। और स्क्रू गेज के साथ समस्या क्या होगी कि वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, तो डिवाइस को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा। तो भैया ये देखिए आगे बढ़ते हैं इस पर। ये वास्तव में शिफ्ट इन अपेरेंट ऑब्जेक्ट, ये किसको मेजर करता है, शिफ्ट इन अपेरेंट ऑब्जेक्ट टू कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक आसान सा क्वेश्चन है जो 4 नंबर हमें बहुत आसानी से दे के जाएगा, लेकिन हालांकि ये एक्सपेरिमेंटल का है। किसका है,
एक्सपेरिमेंटल का क्वेश्चन है। अब भैया देखो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, दिल खुश कर देगा ये आपका। चलिए सीधे सीधे देखते हैं भैया। पहले पोटेंशियल ए पे हाई कर लो, बी पे कम कर लो। ए पे हाई कर लो, बी पे कम कर लो। अब भैया ये फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। कौन सी बायसिंग है? फॉरवर्ड बायसिंग। मतलब ये एक वायर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा? वायर की तरह। यानी ये करंट को जाने की इजाजत देगा कि भाई जाओ। अब देखो, अब ये एक प्योर वायर की तरफ बिहेव कर गया, तो देखिए ये ऊपर की तरफ कितना 12, नीचे की तरफ कितना 4, दोनों जुड़े किस में है? पैरेलल में। तो भैया यहां से आर नेट हमारा डायरेक्ट आ जाएगा। आर नेट जो होगा वो हमारा सीधा सीधा आ जाएगा 12 इंटू 4 अपान 12 प्लस 4, यानी कितना आ गया 48/16, यानी 3। क्लियर है? दोबारा हम लोग क्या कर रहे हैं? रिवर्स बायस में जोड़ रहे हैं। देखिए अब ये बायसिंग कैसी है? रिवर्स बायस्ड है। रिवर्स बायस है तो इसके होने या ना होने का कोई मतलब नहीं है इतने, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर देगा, तो जो भी करंट जानी है वो कहाँ से निकल जाएगी? 12 ओम से, करंट डिवीजन रूल से। करंट डिवीजन रूल से सारी करंट 12 से निकल जाएगी भैया। तो अपने लिए आर नेट सीधा सीधा 12 ओम आ गया। अब चूकिएगा मत, ये कहानी तब की थी, ये कहानी तब की थी जब VA ग्रेटर है क्या है? VB से। ये कहानी तब की है जब VB ग्रेटर है VA से। अब भैया देखो, पहले VA ग्रेटर देन VB की, फिर इसकी बात हो रही, तो 15 का आंसर सीधा सीधा थर्ड हो गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। विच वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट? अब डायोड और रजिस्टर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डायोड और रजिस्टर की। तो देखो भैया, डायोड जो होता है, एक्चुअली डायोड जो होता है वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। यानी डायोड कैसा होता है? नॉन ओमिक होता है। क्या होता है? नॉन ओमिक होता है। और रजिस्टर जो होता है वो हमारा क्या होता है? ओमिक होता है। क्या होता है? ओमिक होता है। हमारा डायोड जो होता है वो नॉन ओमिक होता है, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। यानी उसके पोटेंशियल और करंट के बीच में हम ग्राफ खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलने वाली नहीं है। इसके बाद ये जो डायोड होता है ये फॉरवर्ड बायस में तो करंट को अलाउड करता है कि भाई जाओ मस्ती से, लेकिन रिवर्स बायस में ये बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है, यानी करंट उसमें से जा नहीं। तो भैया ये सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट प्रोवाइड करता है। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डायोड एंड रजिस्टर आर बोथ आर नॉन ओमिक। गलत। डायोड इज नॉन ओमिक बट रजिस्टर इज एन ओमिक कंपोनेंट। रजिस्टर एंड रजिस्टर फ्लो करंट, ना ना ना, रजिस्टर दोनों साइड अलाउ करेगा, क्योंकि भाई यहां परफेक्ट रजिस्टर नहीं ले रहे हैं कि जिसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो। डायोड और फ्लो, ना, ये भी गलत है, क्योंकि रजिस्टर दोनों साइड करेगा और डायोड फ्लो करंट इन वन डायरेक्शन। हाँ सही है सर। कौन सा ऑप्शन होगा? फोर्थ ऑप्शन। अब भैया देखो, मैं ये कह रहा हूं कि जो रजिस्टर है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो कुछ ना कुछ कंडक्टेंस होगा। मैं यहां परफेक्ट कंडक्टर और परफेक्ट इंसुलेटर की बात नहीं कर रहा हूं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। A general diode is connected to a battery and at load as shown in figure. लोड आपको दिखाया गया है, 4 है, इधर 10 है, इधर। अब भैया देखो, इधर 10 है तो इधर 10 होगा, इधर देखो मैं इसी पे कर दे रहा हूं, इधर आपका 50 वोल्ट होगा। कितना होगा? 50 वोल्ट। गौर करिएगा, क्योंकि जो 10 इधर है तो इधर, भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यानी यहां 10 तो यहां 10, यहां कितना? सीधे सीधे 50 हो गया। क्या हो गया? 50। यहां करंट आई तो आगे भी करंट क्या जाएगी? आई। अब आई को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। आई बच्चों का काम हो चुका है बच्चे। वी कितना है इसका? 50। वी कितना है? 50 अपान 4 इंटू 10 की पावर 3, ये ऊपर आएगा। तो आई, क्योंकि भैया ये 4 किलो वोल्ट है ना, सॉरी 4 किलो ओम है, तो 4 किलो ओम को क्या लिखोगे? 4 इंटू 10 की पावर 3 ओम। यहां से ये लिखा जा सकता है 50/4 इंटू 10 की पावर -3, यानी आई इक्वल टू कितना आ गया? 12.5 इंटू 10 की पावर -3,
यानी I इक्वल टू 12.5 मिली। ऐसा कुछ आता है। अब भैया देखो एक चीज और ध्यान में रखना, यहां पे ये आपको IL दिया है, क्या दिया है, IL दिया है, ये IZ दिया है। IL का मतलब करंट लोड का, देखो I का हम लोग निकाल चुके हैं 12.5, यानी दो ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं। अब हमें 12.5 में खेलना है, अब निकालना है IG। चलिए सबसे पहले IL ही मैं निकाल देता हूं, क्योंकि IL और आसान पड़ेगा निकालना। IL क्योंकि ये तो वेरिएबल हो भी सकता है, इधर तो कहानी फिक्स है ना। तो ये भैया कितना है, 2 किलो ओम, कितना है 2, और इसको मिलेगा कितना 10, इसको भी क्या मिल रहा है 10। तो भैया I इक्वल टू 10 अपान कितना 2 इंटू 10 की पावर 3, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3, यानी कितना आ गया 5 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ लगा देते हैं, किसी भी जंक्शन में आने वाली, यहाँ देखिए ये गई IL, ये गई IZ, तो भैया सीधा सीधा पता है I इक्वल टू क्या होगा IL प्लस IZ। तो IZ इक्वल टू क्या आएगा I माइनस IL, I की वैल्यू कितनी दे रखी है 12.5, माइनस IZ कितना है 5, ये आ गया 7.5 मिली एम्पियर। कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट। एक मिनट रुक जाइए, पहले देख लीजिए IZ पूछा है ना, IZ 7.5 है, 7.5 है, 7.5 है, और IZ पूछा है, फिर IL पूछा है। IL हम लोगों का आ रहा है 5, लास्ट में है, तो 12.5 पहला सही है, इसका कितना आ रहा है सीधे सीधे 12.5। इसका हम लोग निकाल रहे हैं IZ हम लोगों का कितना आया है 7.5, कितना आया है 7.5, और IL जो आया है वो आपका आ रहा है 5। IL कितना आ रहा है 5। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सीधे सीधे 17 का थर्ड। IZ 7.5, हाँ थर्ड ऑप्शन होगा। IL 5, IZ 7.5 है, सही है, IZ 7.5 है, थर्ड ऑप्शन होगा बच्चे। ये थोड़ा सा आपका आंसर की अगर आप देखेंगे तो वहाँ गलत दे दिया गया है, कोई नहीं, मैं करेक्शन करवा दूंगा। फॉर यूजिंग ए मल्टीमीटर टू आइडेंटिफाई डायोड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट। अब देखो मल्टीमीटर जो होता है, मल्टीमीटर का मतलब ये मल्टीपर्पज होता है, ठीक है, इससे हम वोल्टेज भी नाप सकते हैं, करंट भी नाप सकते हैं, दोनों, ठीक है, एमीटर वोल्ट मीटर सब का काम वो कर लेता है। तो देखिए डायोड के बारे में कह रहा है कि 2 टर्मिनल तो होता है, लेकिन दोनों डायरेक्शन में कन्वर्ट नहीं करता। 2 टर्मिनल डिवाइस ओनली 1 डायरेक्शन, सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया सेकंड, 18 का कौन सा ऑप्शन सेकंड। इन अ सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज 2%। भैया देखो सीधे सीधे लिखो T इक्वल टू 2 पाई रूट में L/G, तो यहां से लिख सकते हैं T स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर L/G। यहां से देखिए तो G इक्वल टू क्या आ गया 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर, तो यहां से डेल्टा G/G इंटू 100, ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा T/T इंटू 100। यहाँ से हम डेल्टा L/L का लेंथ का कितना दे रखा है, मैक्सिमम परसेंटेज इधर लेंथ का 2% है, 2% प्लस अगले का 3% दे रखा है टाइम पीरियड का, 2 इंटू 3%, ये आ जाएगा आपका 2% प्लस 6%, यानी 8%। कौन सा ऑप्शन फोर्थ, कौन सा ऑप्शन है
फोर्थ एक आसान सा क्वेश्चन था जिसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे हम लोग, कोई भी समस्या नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ लेफ्ट गैप रेजिस्टेंस टू राइट गैप रेजिस्टेंस इज 2:3। अब देखो यार सीधा सीधा है, इधर लेफ्ट इधर राइट, लेफ्ट और राइट, और लेफ्ट से ये पूछ रहा है कि बैलेंस पॉइंट कितना होगा। सीधा सीधा है भैया, ये दूरी कितनी होगी 100 सेंटीमीटर, क्योंकि मीटर ब्रिज की बात हो रही तो 1 मीटर का। अब सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये मान लेते हैं कि यहाँ कहीं हमें न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है, ये रहा L, ये रहा R। तो L प्लस R हमें पता है कि कितना है 100 सेंटीमीटर है। कितना है 100 सेंटीमीटर है। अब भैया इसको हम मान लेते हैं L 2:3 है, तो इसे मान लेते हैं 2x + 3x इक्वल टू कितना 100। तो यहाँ से भैया ये दूरी मतलब हमारी मानी गई है 2x। कितनी 2x, ये कितनी 3x, और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट मिला है, जॉकी का नल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला है। 5x इक्वल टू कितना है 100। तो 2x इक्वल टू x इक्वल टू सीधा सीधा हम लोग लिख देते हैं x इक्वल टू 20। बैलेंस पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट एंड, बैलेंस पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट एंड, ये आ रहा है 2 × 20 यानी 40 सेंटीमीटर। एक आसान सा क्वेश्चन था, इसको आसानी से किया जा सकता था, 20 का थर्ड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एट -73°C। T1 भैया आपको दिया है -73°C, इसको केल्विन में बदल लीजिए। तो T1 इक्वल टू -73 + 273 यानी 200 केल्विन। आ गया। अगला वो कह रहा है -273 पे, तो T2 इक्वल टू -173°C यानी -173 + 273 यानी ये क्या आ गया 100 केल्विन। अब भैया क्यूरी लॉ लगा दो। तो जो मैग्नेटिक्स मैं लिख दे रहा हूं इसको अकॉर्डिंग टू क्यूरी लॉ, किसकी क्यूरी लॉ से, जो मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी होती है, द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, कौन सा मटेरियल, पैरामैग्नेटिक की बात हो रही है ना। हाँ, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल, is inversely proportional to 'its absolute temperature'। ये ला हमें पता होना चाहिए, तभी ये न्यूमेरिकल होगा, वरना ये न्यूमेरिकल हमसे होने वाला नहीं है। यहां से हम लिख सकते हैं x1 ऐसा हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं। आइए अब कैलकुलेशन कर लेते हैं इस पे। ये जो रिलेशन आया है x1, थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से लिख रहा हूँ, ये वरना ये वर्ड कंफ्यूज कर देगा। इसको चाई बोलते हैं, ये कुछ लोग काई पढ़ते हैं, चाई बोल लेना, कोई समस्या नहीं। T2/T1, ये वैल्यू आपके ऊपर की तरफ कितना दिया है 0.0075 बाई, ये बराबर T2 कितना है 100/200, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया
0.0075 इंटू 2, ये आ जाएगा 0.150, ऐसा कुछ आएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन हो गया? फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए ये कह रहा है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो जेनर ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा है, यानी इसको कितना चाहिए था? 9। ये 9 अपना कंप्लीट कंज्यूम कर लेगा। टोटल हम कितना दे रहे हैं? टोटल हम कितना दे रहे हैं भैया? 17। कितना दे रहे हैं? ये देखिए टोटल हम कितना दे रहे हैं? 17। अब पोटेंशियल ड्रॉप अगर इधर 9 का है तो इधर भी 9 का होगा, तो इधर बचा कितना? 17 माइनस 9, यानी ये आ जाएगा आपका 17 माइनस 9 यानी 8 वोल्ट। कितना? 8 वोल्ट। इस तरह से कैसे 22 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चे, जनरल डायोड देख के डरने की जरूरत नहीं थी। द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ ए वर्नियर कैलिपर से 0.1 mm। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब लीस्ट काउंट होता है प्रभु, 0.1 mm। अब यहाँ थोड़ा सा अलर्ट रहना, बाकी सारा डेटा किसमें दिया? सेंटीमीटर में। इसको भी बदल लो, 0.01 सेंटीमीटर बदल लेना, वरना गलती हो जाएगी। जीरो एरर, क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, पहले ही दे रखा है कि जीरो एरर, कैलकुलेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। -0.05 यानी जीरो करेक्शन कैसा होगा? प्लस में होगा। डायामीटर नाप रहे हो, मेन रीडिंग, एमएसआर भी दे रखा है। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो फिर समझ चलिए कि हमारी झोली में क्वेश्चन डाल दिया। और कॉन्साइंडिंग वर्नियर स्केल डिवीजन कितना दे रखा है? 5। कितना दे रखा है? 5। तो भैया सीधे सीधे वर्नियर स्केल रीडिंग, क्या वर्नियर स्केल रीडिंग निकालिए, ये कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 5 वाला कोइंसाइड कर रहा है इंटू 0.01, कितना आ गया? 0.05 सेंटीमीटर आया। अब हमें रीडिंग चाहिए, करेक्ट रीडिंग। इस बार करेक्ट रीडिंग पूछा है तो सीधे सीधे क्या लिखोगे? मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस आपका माइनस जीरो एरर विथ साइन, जीरो एरर विथ साइन, जीरो एरर विथ साइन। ये एक आसान सा क्वेश्चन है जिसको आराम से कर सकते हैं। एमएसआर कितना दे रखा है हमको? एमएसआर जो अपना दे रखा है, एमएसआर कितना है? 1.7 प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितनी दे रखी है? 0.05 प्लस 0.05 कितना आ गया? 1.7 प्लस 0.1, ये आ गया 1.8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन भैया? फर्स्ट ऑप्शन। 23 का ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट है। एक आसान क्वेश्चन जो आराम से कर सकते थे। देखिए भैया 23 का ऑप्शन फर्स्ट हो गया है, एक आसान क्वेश्चन था। अब भैया इस क्वेश्चन को करना मतलब एकदम मजाक था हम लोगों के लिए। देखो भैया सीधे सीधे हमसे लिस्ट काउंट इक्वल टू हम लोगों को पता होता है, लिस्ट काउंट इक्वल टू पिच अपान नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। इसको किससे दिखाते हैं? n से। किससे दिखाते हैं? n से। तो भैया n इक्वल टू डायरेक्ट आ गया आपका पिच अपान लिस्ट काउंट। पिच अगर हम ध्यान से देखें तो पिच हमें दिया है 1 mm, 1। लिस्ट काउंट कितना दे रखा है हमें? कितना मेजर करना है? 5 माइक्रोमीटर है। यानी यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 5 माइक्रोमीटर को जरूरत पड़ने पे हम 5 × 10⁻³ mm भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला डेटा mm में है, नीचे वाला डेटा भी कितना किस में आ गया? mm में। 5 × 10⁻³ mm। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 10⁻³ यानी 1000/5, ये आ गया 200 होनी चाहिए। कौन सा ऑप्शन? थर्ड। एक आसान क्वेश्चन था जिसको आसानी से बच्चे सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 25 इन ए डैम्ड ऑसिलेशन, किसकी बात हो रही है? डैम्ड ऑसिलेशन की, यानी ई टी। ये अगर मुझे लिखना हुआ तो इसका रिलेशन हम लोगों को पता है, E0e⁻⁻bt/m, जहां पे b क्या है? आपका डैम्पिंग कांस्टेंट है। क्या है? डैम्पिंग कांस्टेंट है।
अब भैया यहाँ पे वो पहले ही दे रखा है कि आधी होनी चाहिए, यानी ई नॉट बाई टू इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस बी टी बाई एम। भैया खत्म करो कहानी, 1/2 इक्वल टू ई की पावर माइनस बी टी बाई एम। अब नेचुरल लॉगरिथम ले लो, क्या ले लीजिए, नेचुरल लॉगरिथम। तो एल एन 1/2 ये लॉग ले लीजिए, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सीधे सीधे ई की पावर, हाँ ई की पावर एल एन ई की पावर माइनस बी टी बाई एम। भैया यहाँ पे वास्तव में जब इसको हम ओपन करेंगे एंटी लॉग लेंगे, इसका क्या लेंगे, एंटी लॉग। तो ये देखिए एल एन 1/2, इसे हम लिख सकते हैं एल एन 1 माइनस एल एन 2, ये आ जाएगा। अब ये हिस्सा ई गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई गायब हो जाएगा, सिर्फ पावर बचेगी, तो ये आ जाएगा माइनस बी टी बाई एम। अब भैया ये एल एन 1 ये एक्चुअली लिखोगे 2.303, उसके बाद क्या लिखोगे log 1 की वैल्यू 0, ये कहानी खत्म। भैया ये सीधा सीधा 0 आ जाएगा, ये बचेगा माइनस से माइनस खत्म। तो एल एन 2 इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी प्लस बी टी बाई एम। तो यहां से हमें चाहिए क्या था, टी। तो टी इक्वल टू आ गया हमारे पास एम बाई बी एल एन 2। कौन सा ऑप्शन है, एम बाई बी एल एन 2, एम बाई बी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड। कौन सा ऑप्शन हो गया यहाँ पे, सीधा सीधा एम बाई बी एल एन, एम बाई बी है तो थर्ड फर्स्ट ऑप्शन होगा, सॉरी। अब यहाँ पे भैया देखिए, चलिए यहीं पे बच्चे ये सेशन समाप्त होता है, आगे का मिश्रा सर आपको करा देंगे, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आइए बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि बैलेंसिंग मोमेंट का ये सवाल है और आपसे ये बताया गया है कि ये बेटा 40 सेंटीमीटर मार्क पर फरक्रम है। मान लीजिए ये 0 सेंटीमीटर है और ये बेटा 40 सेंटीमीटर है और ये इधर बड़ा वाला है तो इधर आपका 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, मार्क है। तो 2 kg का मास जो हमारा है वो लॉन्गर आर्म पे रखा गया है, यहां पर रख दीजिए आप 2 किलोग्राम का, ठीक। अब कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट मास, मतलब 2 से बड़ा मास होगा, उसको कहाँ रखा गया है, पता नहीं कहाँ रखा गया है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सच दैट इसको बैलेंस करना है, मिनिमम डिस्टेंस कहाँ होनी चाहिए फलक्रम से, मतलब मिनिमम डिस्टेंस पर रहे। तो मान लीजिए यहां पर रख दिया गया आपका 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, और वो आपका m kg का मास रखा है, ताकि हमारा जितना भी ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बने वो क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर आ जाए। तो बेटा करना क्या है, यहां पर आ जाएगा m इंटू और 10 आ जाएगा और बेटा इक्वल टू हो जाएगा 2 kg इंटू 60 सेंटीमीटर। हमने सेंटीमीटर को डिस्टर्ब करा ही नहीं, सेंटीमीटर कट जाएगा, तो m इक्वल टू आ जाएगा 12 किलोग्राम। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 12 किलोग्राम। अच्छा सवाल है, 12 kg आंसर इसका लगा दीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे। अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व निकालना है बाई 8 ड्रॉपलेट ऑफ मरकुरी। मरकुरी की 8 ड्रॉपलेट अगर हमारी 1 mm की रेडियस की मर्ज होती हैं तो बड़े वाली की रेडियस हो जाएगी 1/3 छोटे वाली की रेडियस, और ये आ जाएगा बेटा 8 1/3, और स्मॉल आर का मतलब हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 3। तो बड़े वाले की रेडियस हो जाएगी 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। अब हमसे कह रहा है कि एनर्जी रिलीज निकालना है, तो W इक्वल टू हो जाएगा सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाई फाइनल एरिया। फाइनल एरिया का मतलब क्या हो गया, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस n इंटू इनिशियल एरिया। इनिशियल एरिया छोटी वाली ड्रॉपलेट का ये आ जाएगा। वर्क निकालना, एनर्जी निकालनी है। सरफेस टेंशन की कितनी वैल्यू है बेटा, पॉइंट का 5 और 4 पाई की वैल्यू रख देंगे। कैपिटल आर का स्क्वायर 2 इंटू माइनस 3 की पावर होल स्क्वायर माइनस का 8 इंटू स्मॉल आर स्क्वायर 1 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे बेटा तो अप्रोक्सीमेटली ये हमारा जो आंसर आ रहा है बच्चों, ये पहली बात तो 10 की पावर कितनी आ रही है, माइनस का 6 आ रही है, और जब माइनस का 6 आ रही तो 28 10 की पावर माइनस का 6 जूल,
और इसको हटा दीजिए तो अप्रोक्सीमेटली हमारा ये 28 माइक्रो जूल आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं। बबल ऑफ 8 mm रेडियस नहीं डायामीटर है, तो 2r इक्वल टू, तो r इक्वल टू 1 mm। 1 mm का मतलब राइज इन विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, बाहर का माध्यम का विस्कोसिटी कितना है और बाहर के माध्यम की डेंसिटी कितनी है। तो हमें जब यहाँ पे डेंसिटी दी गई है और विस्कोसिटी दी गई है, तो हमको यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना है 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा और बेटा जी, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा ईटा। बच्चों ये आ जाएगा 2/9। आर स्क्वायर की क्या वैल्यू है बच्चों? आर स्क्वायर का मतलब हो गया 10 की पावर माइनस का 3 का होल स्क्वायर। और बेटा रो का मतलब है एयर बबल है, एयर बबल है, इसका मतलब एयर बबल की डेंसिटी 1 होती है ना। एयर की डेंसिटी नहीं जी, ये नेग्लिजिबल कर लो, वैसे 1.29 होती है लेकिन यहाँ पे दी नहीं गई है। अब सिग्मा क्या है? डेंसिटी ऑफ, और ये आ जाएगा हमारे पास जी का मल्टीप्लाई, और अप्रोक्सीमेटली जी नहीं दिया है तो ले लीजिए 9 पॉइंट, बाकी ठीक है। और पॉइंट का 075 हमारा है। तो बेटा जब इसको अब सॉल्व करेंगे तो आज का 9.8 अगर लेते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाता है ना। वैसे 4 सेंटीमीटर के आसपास 3.9 आ रहा है, तो माइनस का 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। यहां से मीटर पर सेकेंड आ रहेगा, और आप मीटर पर सेकेंड को उसको चेंज करोगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड की वैल्यू, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड में हमारा आंसर बेटा आ रहा है थर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द। अच्छा सवाल है, समझने वाला है। ये बेटा आपका है रेजोनेंस ट्यूब हम बना ही लेते हैं। अब यहाँ पर एक टेक्निकल मिस्टेक, एक बात ये समझिएगा कि रेजोनेंस ट्यूब जो होती है उसकी लंबाई दूसरी चीज होती है ना, आप समझिए बात को। और यहां पर भर लिया है बेटा हम लोगों ने पानी। तो देखिए ये पानी है, वाटर है, और जब वाटर हम लोग जो है ना पहला रेजोनेंस निकालते हैं, फर्स्ट वाला रेजोनेंस, लेकिन फर्स्ट की बात ही नहीं कह रहे हैं हमसे। फर्स्ट रेजोनेंस का मतलब होता तो वो ऐसे आ जाता, हमसे फर्स्ट वाले रेजोनेंस की बात कर ही नहीं रहे। पानी को थोड़ा और कम कर दीजिए, जब पानी को थोड़ा हम और कम कर देंगे तो हमसे वो बात कर रहे हैं सर जी, वो बात कर रहे हैं फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ओवरटोन हमारा इस तरह से मिलेगा, यानी कि यहां पर है डिस्प्लेसमेंट नोड और प्रेशर एंटी नोड, लिखा है ना प्रेशर एंटी नोड, तो हमें डिस्प्लेसमेंट नोड की बात करनी। अब लंबाई हमारी जो होनी चाहिए ट्यूब की वो तो इतनी होनी चाहिए जैसे कि सवाल में दिया गया है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि जो हमारा रेजोनेंस ट्यूब है वो इतनी ही लंबी है, नीचे पानी है उससे कोई लेना देना नहीं, पानी तो और नीचे भरा हुआ है। तो एक टेक्निकल पार्ट ये है कि अगर कहीं क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिल जाता है तो ट्यूब की जो लंबाई है वो आप इतनी ना लेकर आप ट्यूब की लंबाई को इतना ही मानिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहां से ट्यूब चालू हो रही है, हम मानना पड़ेगा ट्यूब यहीं से चालू हो रही, नीचे पानी है भूल जाइए। लेकिन मेरे हिसाब से ट्यूब की लेंथ अगर मार्क करके दे रखी है तो उनको ट्यूब की लेंथ मार्क नहीं करनी चाहिए। बहरहाल अगर ऐसा ही क्वेश्चन मिलता तो भी हम यही करते जो हम करने जा रहे हैं, कि हमने मान लिया यहीं से नीचे पानी है और ट्यूब हमारी इतनी ही लंबी है। और अब आप बताओ कि ये कितना आ रहा है बेटा हमारा? दिस इज लैम्डा बाई 2 और दिस इज लैम्डा बाई 4 और दिस इज लैम्डा बाई 2, तो ये आ रहा है 3 लैम्डा बाई 4। तो यहां से लैम्डा कितना आ गया अगर हम बात करते हैं बेटा, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4l/3। अब हमसे पूछ रहा है कि पहला प्रेशर एंटी नोड यानी नोड कहां मिलता है? ये नोड है डिस्प्लेसमेंट वाला जब हम डोरी में देखते हैं, लेकिन जब प्रेशर देखते हैं तो एंटी नोड हो जाता है। ठीक, इसका मतलब ये कहां पर मिल रहा है पहला बेटा? पहला मिल रहा है 0 पे, यहीं से 0 ले लिया, ऊपर l/2, यानी ये है हमारी λ/2। तो दूसरा वाला कहां पे मिल रहा है? दूसरा वाला मिलेगा λ/2 ऊपर, तो 0 l बराबर 0 यहां पर है, और यहां पर कितना l हो जाएगा? क्योंकि ये तो पूरा हमारा l हो जाएगा बेटा, इस पूरी लंबाई का नाम है l, लेकिन इतनी लंबाई का नाम कितना है?
तो इसका मतलब लैम्डा बाई 2 पर मिलेगा। लैम्डा बाई 2 की कितनी वैल्यू हो जाएगी? जब लैम्डा की वैल्यू ये है तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा 12/3। इधर भी 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से डिवाइड कर दो। फिर मेरी बात सुनिए, यहां पर 0L हो जाएगा, यहीं से शुरुआत हो रही है हमारी ट्यूब की, और यहां से जब हम ऊपर चलेंगे तो यहां पर नोड मिलेगा हमारा, वही प्रेशर एंटी नोड, वो आपका कहलाएगा 2L/3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सेकंड वाला। ठीक, 30 नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है आपसे कि अगर हम इधर आइस लेते हैं बेटा और इधर हम लोग लेते हैं बेटा वाटर, तो आइस और वाटर अगर ले लेंगे तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा, आइस का मतलब है बेटा मास दिया है 1 ग्राम, टेम्परेचर 0 डिग्री, वाटर का मास दिया है 5 ग्राम और टेम्परेचर इसका है बेटा 10 डिग्री का। डन। अगर बेटा हम देखते हैं रिजल्टेंट कितना आएगा, तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि आप इसको 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करके देखिए कितना हीट इसको चाहिए मेल्ट करने के लिए। तो इसको कहते हैं बेटा रिक्वायर्ड हीट, और रिक्वायर्ड हीट होती है धीरे धीरे m इंटू एल एफ। और कितना ग्राम आइस है और एल एफ कितना होता है आइस का? 80। तो बेटा कितना आ जाएगा? 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी। और अगर हम बेटा बात करते हैं यहाँ पर 80 कैलोरी हो गया, और इसको पानी को 0 डिग्री के पानी में निकालना है तो चाहिए, तो आपके पास आ जाएगा AH, यही तो अवेलेबल हीट दे रहा है, और AH आ जाएगा हमारे पास तो m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। m कितना है? 5, s इंटू बेटा डेल्टा टी कितना हो गया? 10 - 0, तो दिस इज 50। बेटा 50 कैलोरी कम है, लेकिन आपको आइस को मेल्ट कराने के लिए हीट ज्यादा चाहिए, इसका मतलब ज्यादा हीट चाहिए, तो आपको मेल्ट कराने के लिए, लेकिन उतनी हीट मिल नहीं पा रही है, तो कुछ हमारी आइस अनमेल्टेड पड़ी रहेगी, कुछ आइस हमारी जो होगी वो अनमेल्टेड पड़ी रहेगी। तो याद रखना, जो आइस हमारी अनमेल्टेड पड़ी रहेगी तो वही हमारी जो है 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनाएगी। जब भी कभी आइस और वाटर का सिस्टम तैयार हो जाए और ऐसे क्वेश्चन में आप फंसिए, तो याद रखिएगा आइस को 0 डिग्री पर मेल्ट कराने के लिए RH निकालिए, रिक्वायर्ड हीट, और जितनी हीट पानी दे सकता है मैक्सिमम वो है AH, और AH का मतलब अवेलेबल हीट। AH कम, RH ज्यादा, इसका मतलब टेम्परेचर मिक्सचर का 0। तो मेरे प्यारे बच्चों राइट आंसर इसका आ जाएगा बेटा सेकंड वाला। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 30। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 31 पे। तो 31 जो क्वेश्चन है जरा समझने की कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज दिस। ये किसी वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया गया है, हमें फॉर्मूला मालूम है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब आप इसको मत लगाइए, आप अल्फा का डायरेक्ट फॉर्मूला एक होता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 और R2 T1, इसको लगाइए। बताइए R1 कितना है? R1 है हमारा 1 ओम, और टेम्परेचर T1 कितना है बेटा हमारा? T1 है 800 300 300 केल्विन। T2 निकालना है और R2 हो जाएगा हमारा 2 ओम। बताइए रेजिस्टेंस जब 2 ओम हो जाए तो बताइए टेम्परेचर कितना होगा? इसका मतलब 2 ओम पे निकालना। अल्फा की कितनी वैल्यू दे रखी है? 1.25 10 की पावर माइनस का 3, R2 की वैल्यू 2, और बेटा ये 1, और ये आ जाएगा 1 इंटू T2 निकालना है, और R2 की वैल्यू 2 रख देंगे, और बेटा यहाँ 300 रख देंगे। यहाँ से T2 की वैल्यू आ रही है आपकी 1400 केल्विन, और 1400 केल्विन आ रही है ना? तो ये आ जाएगी 1400 माइनस का 273, तो 1127 इसका करेक्ट आंसर आ रहा है। फोर्थ वाला आंसर हम लगाएंगे, 31 का फोर्थ वाला आंसर है। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, प्रिज्म का क्वेश्चन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का दिया गया है √2, और कह रहा है रिफ्रैक्टिंग एंगल इक्वल टू, और ए इक्वल टू दिया गया है 30 डिग्री। और बेटा रिफ्रैक्टिंग अ बीम ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिक रिट्रेस द पाथ, जब भी रिट्रेसिंग होती है तो मैंने एक बात आपको सिखाई थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मान के चलिएगा 45 डिग्री का होगा, और ये ट्रिपलेट कभी गलत नहीं हुआ है आज तक, मतलब बिल्कुल याद कर लो, चाहे इनमें से कोई एक बात मिसिंग कर देंगे और वही बात पूछेंगे आपसे, फिर भी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो कुछ बच्चे चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं अपनी बात को एक बार रख देता हूं। जैसे भी किसी प्रिज्म में हम रे ऑफ लाइट को गिराएंगे मोनोक्रोमेटिक, और उस प्रिज्म में ये वाला जो एंगल है वो ए है बेटा, और याद रखिएगा यहां पर जब रिफ्लेक्शन करेगा तो हमारी जो ये वाली लाइट है बेटा, ये क्या करेगी? ये हमारी इधर जा रही, और इसके बाद यहां से जाएगी इधर।
गलत तरीका है। हमसे कह रहा है रिट्रेस करना है, इसका मतलब ये भी नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, तो फिर क्या होगा भैया? यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि निश्चित तौर पे प्रिज्म हमारा पतला है, और पतला का मतलब 30 डिग्री का है, ठीक। और अब हमने क्या किया है, लाइट को ऐसे गिराया है। अब ये लाइट आपकी जो है वो ऐसे गिरेगी और इस वाले सरफेस पे नॉर्मली गिरेगी। मतलब कितनी बड़ी बात कह रहा है, जब हमारी पॉलिश्ड सरफेस, वन ऑफ द रिफ्रेक्टिंग सरफेस इज पॉलिश्ड, तो ये वाला तो पॉलिश हो नहीं सकता, पॉलिश होगा ये वाला। तो जब ये वाला पॉलिश होगा तो इंसिडेंट रे इस एंगल से गिरेगी, और ये वाला एंगल हो गया R1, और ये I1, और बेटा ये A है, और इधर R1 R2 और I2 दोनों हमारा हो गया 0, क्योंकि I2 0 इसलिए हो गया क्योंकि रे गिरी और वापस लौट गई। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा आप दोनों ही एंगल 0 लेंगे। कारण क्या है, अगर ये कंडीशन नहीं देता हमको, अगर ये कंडीशन हमको नहीं देता, तो आप एक काम करिएगा कि R2 की वैल्यू को हम लोग यहां पर ले लेते हैं, नॉर्मली हमारी रे जा रही है R2, है ना। मेरा मतलब कहने का है कि अगर हम R2 की जो वैल्यू है वो हमारी 0 हो जाएगी और I2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो जब आप यहां पर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 प्लस R2। मेरे बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास R1 प्लस R2 0 हो जाएगा, और A इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कितना, R1। A इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास R1, ठीक। और बेटा अगर हम बात करते हैं कि हमारा जो A है कितना दिया है 30 डिग्री का, तो नो प्रॉब्लम, 30 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो अब आपको इतना काम करना है, R1 पता चल गया, R2 पता चल गया, म्यू इक्वल टू होता है साइन ऑफ I1 अपॉन साइन ऑफ R1। तो बेटा क्या आ जाएगा, साइन I1 की कितनी वैल्यू आ जाएगी, I1 का मतलब हो जाएगा हमारे पास, I1 का मतलब बेटा हमारा हो जाएगा निकालना है, और R1 की वैल्यू 30 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों, ये 30 डिग्री आ गया, और म्यू की जो वैल्यू हमारी आ रही है बेटा वो है अंडर रूट ऑफ 2। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो मेरे बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ I1 अंडर रूट 2 है तो 1 बाई अंडर रूट 2 बचेगा, और कौन सा एंगल है हमारे पास जो वैल्यू दे रहा है 1 अपॉन अंडर रूट 2, 45 डिग्री। अब कहने का मतलब यह है यहां पर कि जब भी बात करते हैं हम लोग तो इस कंडीशन में याद ही कर लेते हैं, क्योंकि जब प्रिज्म हमारा पतला होगा ना, ऐसे प्रिज्म होगा तो ये कभी रे इस पे नॉर्मली गिरेगी नहीं, और जब नॉर्मल नहीं गिरेगी इसका मतलब मालूम है क्या होगा, रे जब नॉर्मल नहीं गिरेगी तो फिर ये हमारी वापस लौट के कैसे आएगी, क्योंकि मिरर तो यही है। तो मिरर का मतलब हो गया कि रे को नॉर्मल गिरना पड़ेगा तभी रिट्रेसिंग हो रही है, ठीक है। तो ट्रिपलेट कभी गलत नहीं होती। 33 पे आते हैं, इमेज फॉर्म्ड बाई कॉन्वेक्स मिरर, मिरर की बात कर रहा है बेटा। जब मिरर की बात कर रहा है इसका मतलब फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, प्लस का 30 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन मिरर, कॉनकेव मिरर, जो कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमारी इमेज सिर्फ वर्चुअल बनाता है। वर्चुअल इमेज के लिए क्या हो जाएगा, प्लस का, माइनस नहीं होगा। वर्चुअल इमेज के लिए एम जो होता है पॉजिटिव होता है। और डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालना है, फॉर्मूला होता है हमारे पास m इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू। ये प्लस का 1/4 आ जाएगा, प्लस का 30 आ जाएगा, और प्लस का 30 आ जाएगा, माइनस का u आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगी 30 माइनस का u 120 आ रही है, और u की वैल्यू आ रही है माइनस का 90। कोई ऑप्शन माइनस का 90 आ रहा है? अगर माइनस नहीं आता ना तो भाई साहब हम लोग फंस जाते, अगर माइनस नहीं आता तो हम लोग यहां पर फंस जाते। तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा हमारा सेकंड वाला आ रहा है। अगर माइनस नहीं आता तो गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है, और अगर माइनस है तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है बेटा। जस्टिफाई करिए, क्योंकि हम लोग कभी कभी गलती से यहाँ पे एफ अपॉन एफ प्लस यू भी रख देते हैं, जो कि हमारा लेंस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिलहाल आंसर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। पार्टिकल ऑफ मास दिया है प्रोजेक्टेड अप इंक्लाइंड प्लेन। तो एक इंक्लाइंड प्लेन पर जब पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं बेटा, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, पार्टिकल को जब आप प्रोजेक्ट करते हैं यहां से, ठीक, और जब आप यहां पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप उसको अप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पहली बात तो ऊपर ले जा रहे हैं, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड,
ये आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है और ऊपर जाते जाते रुकेगा। तो पहले एफबीडी बना लेते हैं, कितना इसके ऊपर फोर्स वर्क कर रहा है। पहली बात तो ये हो जाएगा mg, नॉर्मल रिएक्शन n। और कुछ लग रहा है सर? यहां पर फ्रिक्शन भी लगेगा, मोशन इधर है तो फ्रिक्शन हमारा जो लगेगा वो ये म्यू आर है। म्यू आर का मतलब हो गया म्यू एन, है ना? ये नॉर्मल रिएक्शन आ गया। इसके mg के दो पार्ट कर दीजिएगा। ये एंगल थीटा है तो बेटा ये वाला आपका आ जाएगा 90 माइनस ये थीटा, तो ये आ जाएगा mg cos थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा mg sin थीटा। तो हमारे पास कितना फोर्स लग रहा है जिसके अगेंस्ट हमको ले जाना है? तो बेटा नेट जो फोर्स लग रहा है हमारा, तो यहां पर एक काम कर देते हैं, हाफ mv² जो काइनेटिक एनर्जी देते हैं यहां पर इस पॉइंट पर, वहां जाके रुकते रुकते क्या हो जाएगी? जीरो। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से नेट एनर्जी गिवन, नेट एनर्जी गिवन दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन। तो बेटा नेट एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो हमारा हो जाएगा F इंटू एस। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा ऊपर जाके जीरो, और नेट फोर्स कितना है? म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा प्लस एम जी साइन ऑफ थीटा इंटू एस कर देंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए, पहले तो एम काट दीजिए, हाफ हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, एम उड़ा दीजिएगा, पॉइंट का 2 हो जाएगा, म्यू दिया है, और जी की वैल्यू 10। बेटा कॉस 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 30, कॉस 30, और बेटा आ जाएगा प्लस जी 10 और साइन 30, साइन 30, और बेटा ये आ जाएगा एस की वैल्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 100 है तो ये 50 आ जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, और बेटा ये 2 इंटू √3/2। ठीक है, और कुछ आ रहा है? 2 इंटू √3/2 आया। और देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। तो प्लस का आ जाएगा हमारे पास बेटा 10 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा एस आ जाएगा। और √3/2 कितना होता है मेरे बच्चों? √3/2 होता है 1.7, तो ये आ जाएगा 1.7 अराउंड, और बेटा ये आ जाएगा 5, और बेटा ये आ जाएगा एस, और आप 50। अब जब आप डिवाइड करेंगे तो एस की जो वैल्यू आ रही है वो अराउंड अराउंड आ रही है 7 के आसपास, है ना? तो 50 को कितने से डिवाइड करना है? 6.7 से। तो मेरे प्यारे बच्चों 50 को डिवाइड कर देंगे हम लोग, 50 डिवाइडेड बाई 6.7, 6.7, तो अराउंड ये आ रही है 7.46। अब 7.46 का हमारा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, 7.46 का बेटा कोई भी ऑप्शन हमारा नहीं दिया है। तो मेरे बच्चों इसको आप देखिए, इसका मैंने सही चीज मैंने बता दी है आपको। अराउंड हमारा आंसर 7.46 मीटर है, और कोई भी ऑप्शन नहीं है, करेक्ट सॉल्व कर लिया। मेथड जानिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का बढ़िया सवाल है। यहाँ पर हमारे पास इस समय कुछ भी नहीं भरा है, बीच में बना दिया है पार्टीशन। तो ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट डी अपॉन ए अपॉन डी, एरिया ऑफ प्लेट, और एयर है तो नेट हमारा ओरिजिनल कैपेसिटेंस जो है पहले था। अब क्या किया? फाइनली हमने एक काम कर दिया, यहां पर तो एयर बनी रहने दी और यहां पर मीडियम ले लिया। एयर का के 1 हो जाएगा, मीडियम का के दिया है 4, तो इसको d/2 कर देंगे और ये भी d/2 हो जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी ले लेंगे C1, इसकी ले लेंगे C2, तो C1 कितना आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d/2 एयर में, और C2 क्या मीडियम में आ जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट A की जगह A रहेगा, K आ जाएगा, तो 4 इंटू A अपॉन d/2। बेटा ये आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8 एप्सिलॉन नॉट डी। ठीक है, अब क्या करना है बेटा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी को ले लेंगे हम लोग, तो ये 2c0 आ जाएगा, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी 8c0। c0 क्या है? ओरिजिनल कैपेसिटी। तो नेट कैपेसिटी क्या आ जाएगी? 1/c, 1/c1 और प्लस 1/c2। रखिए वैल्यू उसकी कितनी आ जाएगी? यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1/c1, c1 का मतलब है 2c0, और प्लस 2c0 बेटा 1/c2,
8 सी नॉट। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? ये सर आ रहा है 1 बाई सी नॉट इधर, और ये आ रहा है 4 5 बाई 8। तो सी की वैल्यू आ रही है फाइनली 8 बाई 5 सी नॉट, और 8 बाई 5 का मतलब है 1.6। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा 1.6। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 36 पे। पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में डिफरेंस बिटवीन द टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट। मेरे प्यारे बच्चे, अगर हम पार्टिकल में बात करते हैं कि लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट में, तो बेटा हमारा आ जाता है ये 6 mg, है ना, 6 mg। तो सॉल्व करते हैं तो 6 mg हमारा बॉटम और टॉप पे अंतर आ जाता है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। याद रखिएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन का सवाल है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, और डिफरेंस बिटवीन टेंशन लोवेस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट कह रहा है। तो आपको मालूम है क्या करना है? वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आप एक काम कर लीजिएगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट को आपको पता होना चाहिए। तो मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या आंसर आ रहा है। मतलब कहने का है कि ये चीज हमें अगर याद रहेगी तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 37। 37 में कह रहा है इंसिडेंट लाइट इंक्रीज्ड और स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा ईवीसी फॉर्मूला होता है एच न्यू माइनस डब्ल्यू, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारी कट ऑफ वोल्टेज जो है लीनियरली बढ़ जाएगा, लीनियरली आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी का कितना होता है, ml2t माइनस 2। नीचे आ जाएगा फोर्स का क्या, अच्छा ऐसे कर लो ना भाई, एनर्जी होता है F इंटू डी, वर्क डन, और ये कितना आ जाएगा F, और ये कितना आ जाएगा बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बेटा ये आपका क्या हो जाएगा, फोर्स फोर्स कैंसिल और डिस्टेंस डिस्टेंस कैंसिल, टाइम, तो कुल मिलाकर टी आ जाएगा। ये ज्यादा अच्छा तरीका है, तो समझिए बात को। VE बराबर अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल। 39 का आंसर है, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। 39 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा बेटा थर्ड वाला। इसके बाद आ जाते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? यही तो है बैलेंसिंग करने की कंडीशन, और तो कोई हो नहीं सकती। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग, सर्किट तो दिया नहीं गया है तो लेना ऐसे ही पड़ेगा, P अपॉन Q और R अपॉन S। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बेटा होता है d लैम्डा बाई डी। कोई ऑप्शन है d लैम्डा बाई डी? अच्छा, d बोलने में बड़ा गड़बड़ लगता है, d कैपिटल होता है, लैम्डा ये और बाई डी होता है। ठीक, तो राइट आंसर आ जाएगा 41 का सेकंड। 42 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला बेटा होता है 12.27 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी, और बेटा राइट आंसर आ जाएगा थर्ड वाला, थर्ड वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 43 नंबर पे। मैग्नेट, देखो फोर्स ऑन द चार्ज क्यू मूविंग विद वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वी बी साइन थीटा। तो साइन थीटा मतलब 90 डिग्री, साइन 91 हो जाएगा, तो क्यू वी बी आंसर आ जाएगा सेकेंड वाला। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बेटा हम लोग 44 पे। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में जोड़ देते हैं ना, तो सीरीज में हो जाता है रेजिस्टेंस का उल्टा, वहां पे R1 प्लस R2, यहाँ पे 1 अपॉन वाला। ठीक, तो ये आ जाएगा C/2। तो दोनों हमारे आइडेंटिकल हैं, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो C/2 आंसर रखना पड़ेगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, स्लोप ऑफ काइनेटिक, मतलब बेटा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ये है वाई एक्सिस पर, ये है m, स्लोप हो गया प्लैंक कांस्टेंट, ये x एक्सिस पर है, ये c आ गया, तो राइट आंसर आ जाएगा प्लैंक कांस्टेंट। हमारा यहां पर सवाल का राइट आंसर है बेटा फर्स्ट।